मेरी निगाहें उन कुल्हाड़ी बरदारों का जायजा ले रही थी जो बड़े फनकाराना अंदाज में पैंतरे बदल रहे थे। मैं उकाबी निगाहों से उनकी हर हरकत का जायजा ले रहा था। विन मार्कर ने जो कुछ कहा था वो मुकम्मल तौर से काबिल गौर था, और सोचने वाली बात यह थी कि ज्यूना पूल में दाखिल होते ही कुछ लोगों को मेरी आमद की खबर मिल गई, जबकि मैं बिल्कुल खुफिया तौर से यहाँ तक पहुँचा। इसका मतलब क्या हो सकता है सिवाय इसके कि गुरु जगराजन राज ने सिर्फ जादू टूनों से काम नहीं लिया और अपनी बुराइयों को फ़रोग देने के लिए उसने जदीद तरीन ज़राए इख्तियार किए थे। कुल्हाड़ी बरदार बदस्तूर पैंतरे बदल रहे थे और मैं जानता था कि वो मुझ पर हमला करने ही वाले हैं। चुनाचे मैंने अपनी इन सोचों को पसे पुश्त डाला और कुल्हाड़ी बरदारों का जायज़ा लेने लगा। मुझे मुसर्रत का एहसास हुआ जब मैंने महसूस किया कि मैंने बासानी इनके जहन तक रसाई हासिल कर ली है। मैंने उनके जहनों में झांका और उनके दिमाग के पर्दों पर लिखी हुई तहरीर पढ़ी। उसमें दर्ज था कि इस शख्स को हलाक नहीं करना, बल्कि इस तरह के हमले करने हैं इस पर जिससे इसको फौरी तौर पर कोई नुकसान ना पहुंचे। वो ये मालूम करना चाहती थी कि मैं अपनी दिमागी सलाहियतों से किस हद तक काम ले सकता हूँ। विन मारकर गहरी निगाहों से मेरा जायज़ा ले रहा था। ये जानने के बाद कि कुल्हाड़ी बरदार मुझे ख़त्म करने का इरादा नहीं रखते, मेरे अंदर थोड़ी सी हिम्मत पैदा हो गई। मैं पत्थर की तरह जमकर खड़ा हो गया। कुल्हाड़ी बरदारों ने बड़े माहिराना अंदाज में मेरे करीब आकर मेरी गर्दन पर वार किए और मैंने मामूली सी जुम्बिशों के साथ उनके हमले नाकाम बना दिए। लेकिन ये बात मैं अच्छी तरह जानता था कि वो नाकाम हमले ही कर रहे हैं। कई बार उन्होंने मेरे करीब आकर ये कोशिश की और मैं सिर्फ अपने बदन की झुकाइयों से उनके हमले नाकाम बनाता रहा। विन मारकर मुझे देख रहा था। फिर उसने दोनों हाथ उठाकर कुल्हाड़ी बरदारों को रोका और मेरे करीब आकर बोला, मिस्टर, अगर तुम चाहो तो मैं मुकाबले के लिए तुम्हें कुल्हाड़ी दिलवा सकता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मरने के बाद तुम सोचो कि तुम निहत्थे थे और बेमौत मारे गए। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मेरी तो यह समझ में नहीं आ रहा मिस्टर विन मार्कर कि आप मेरे दुश्मन क्यों बन गए। आपने बताया है कि आप एक ऐसी छोटी सी तंजीम के सरबराह हैं और वह तंजीम यहाँ साइंसी अमूर पर होने वाले कामों की हिफाजत कर रही है। आप लोगों ने मुझे मेरे होटल से अगवा किया और यहाँ ले आए और इसके बाद मेरे साथ ये वहशियाना सलूक शुरू कर दिया। आखिर क्यों? किसी भी मुल्जिम को सज़ा देने से कबल उसके जुराइम बताए जाते हैं। ये बताया जाता है कि उसे सज़ा किस लिए दी जा रही है, लेकिन आपने मुझे फ़ौरन कत्लगाह में बुला लिया। अगर आपके अंदर इंसानियत की थोड़ी सी रिमक भी मौजूद है तो कम अज़ कम मुझे बताइए तो सही कि मसला क्या है। मैंने विन मार्कर के चेहरे पर एक लम्हे के लिए गौर व फिक्र के आसार देखे। फिर उसने आंखें बंद करके ज़ोर से गर्दन झटकी और बोला, मैं जानता हूँ कि आप जहनों को तस्खीर करने के माहिर हैं और हो सकता है कि मुझे अल्फाज के जाल में फांस कर कोई तजवीज़ सोच रहे हो। ये अहमकाना बातें आपको किसने बताई हैं? प्लीज़ मुझे बताइए तो सही। मैंने कहा, ख़त्म कर दो इसे, बस अब किसी तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं। आ जाओ, तुम लोग भी आ जाओ। विन मार्कर ने किसी कदर दहशत ज़दा होकर कहा और मैं समझ गया कि उसे यह खौफ पैदा हो गया कि कहीं मैं उसके जहन पर काबू पाने की कोशिश तो नहीं कर रहा। इससे पहले कि मैं संभलता, अचानक अगब से कुछ लोग मुझ पर हमलावर हुए और इस बार उनके हमले जानलेवा थे। उधर वह कुल्हाड़ी बरदार भी जो पहले से मौजूद थे रुक गए, पैंतरे बदलने लगे। मैंने फिर अपनी जगह तब्दील की। लोगों को देखा जो नए नए वारिद हुए थे। ये भी उसी तरह के लोग थे और उनके चेहरों पर इंतहाई खूंखारी झलक रही थी। वो सब के सब वहशत ज़दा अंदाज में मुझ पर हमलावर हुए और मैं ज़मीन पर बैठ गया। उनके कुल्हाड़े आपस में टकराए। मुझे उनके दरमियान से निकलने का मौका मिल गया और मैं एक दीवार से जा टिका। और फिर मैंने अपनी जहनी कुव्वतों को आवाज़ दी और अपनी निगाहें उन पर मरकूज़ कर दी। साथ ही मैंने उन पर दबाव डालना शुरू कर दिया। वो पीछे हटे, मेरी जानिब दौड़े और फिर एकदम रुक गए। अंदाज ऐसा था जैसे हमले के लिए मुनज़्ज़म हो रहे हों। वो इस तंजीम के बाद एकदम आगे बढ़े। चमकदार फल वाले वज़नी कुल्हाड़े डिसबैलेंस हुए और उनमें से दो की खोपड़ियाँ उड़ गईं। ये कुल्हाड़े उनके सरों में पेवस्त हो गए। वो ज़मीन पर गिर पड़े। कुल्हाड़े बरदार दहशतज़दा हो गए। उन्होंने फिर मेरी जानिब लपकने की कोशिश की, लेकिन मैंने वही अमल दोहराया। लेकिन इस बार मैंने उन्हें शदीद जिस्मानी झटके से दिए। एक की पसलियाँ टूट गईं, दूसरे का चेहरा दरमियान से दो टुकड़ों में तकसीम हो गया। उसी वक्त विन मार्कर के हलक से एक इंतहाई भयानक चीख निकली। उसने एक जुमला कहा, यू टर्न, और वो लोग जो जख्मी नहीं हुए थे बरकर रफ्तारी से एक तरफ दौड़ने लगे और फिर एक दरवाजे से अंदर दाखिल हो गए। हॉल में कई दरवाजे थे और वहाँ की कैफियत बड़ी अजीब। मैंने धड़ धड़ करके दरवाजे बंद होने की आवाज़ें सुनी और पलट कर विन मार्कर को देखा तो वो भी एक दरवाजे से गायब हो गया। मुझे अजीब सी ज़हनी खुशी का एहसास हुआ। ये लोग मुझसे बुरी तरह वहशतज़दा हो गए थे।
फिर मेरी निगाहें उन 4 अफराद पर पड़ी, जिनमें से 2 तो ठंडे हो चुके थे और 2 शदीद जख्मी और कराह रहे थे। मैंने विन मार्कर की तरफ तवज्जो दी और मेरी जहनी कुव्वतें उसका ताक़ुब करने लगी। तब मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। आप ठीक कहते हैं सर, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। वो खौफनाक जहनी कुव्वतों का मालिक है। वो अपनी जहनी कुव्वतों का इस्तेमाल कर रहा है और उसने हमारे 4 आदमी ढेर कर दिए हैं सर। वो एक इंतहाई खौफनाक इफरीत है। ताज्जुब है, मगर ताज्जुब है। क्यों सर? आप ही ने तो कहा था कि वो एक इंतहाई खौफनाक आदमी है और अपनी जहनी कुव्वतों से सब कुछ कर डालता है। ये बात नहीं है विन मार्कर। मैं ये सोच रहा हूँ कि उसे उसकी जहनी कुव्वतें वापस कैसे मिली। मैंने तो उसका ऐसा करियाकर्म कर दिया था कि वो आम आदमियों से भी बदतर ज़िंदगी गुजारे। उसे ये कुव्वतें वापस कैसे मिल गईं? हमें तो ऐसे शबलीसों की तलाश थी जिनकी शबलीसियत हमने छीन ली, लेकिन उसके बाद इवन कार्लोस ने उन्हें एक ख़ास किस्म की इजाद के ज़रिए फिर से जहनी कुव्वतों का मालिक बना दिया। हमने उन्हीं को ट्रेस करते हुए उनमें से कुछ अफराद कत्ल कर दिए। ये शख्स जिसका नाम आकिल रफ़ीक है, ये उनमें सबसे ज़्यादा भयानक शबलीसी है और इसे ज़बरदस्त कुव्वतें हासिल हैं। मगर उस वक्त ये माइक्रोबैक्टीरियम से आज़ाद था। फिर इसे ये कुव्वत कैसे मिल गई? खैर कोई बात नहीं, मैं हर कीमत पर इसका खात्मा चाहता हूँ। अब तुम ऐसा करो, रूम में ख़ास किस्म की नकाबें मिलती हैं। ये नकाबें अपने इन नए लड़ाकों को पहना दो। उनमें आंखों की जगह बंद है, लेकिन वहाँ इस किस्म के लेंसेज लगे हुए हैं जो आंखों की तरह काम करें और उन्हें दिमागी तौर पर उनकी सिचुएशन का पता चलता रहेगा। लेकिन उसकी दिमागी लहरें उन दिमागों को अबूर नहीं कर सकती। लड़ाके नए होने चाहिए और उनकी सलाहियत बेपनाह। तुम बेफिक्र हो। मेरे ज़बरदस्त तजुर्बात के नतीजे में ये नकाबें वजूद में आई हैं। वो इन्हें क्रॉस नहीं कर सकेगा। यस सर, मैं तैयारी करता हूँ। विन मार्कर की आवाज़ सुनाई दी। मैं विन मार्कर को देख नहीं सकता था, लेकिन ये आवाज़ें मैं उसके दिमाग से हासिल कर सकता था। मैं सोचने लगा कि अब उसके बाद बज़ाहिर के वही होने वाला है। और इसके अलावा दूसरी वो आवाज़ जो मैंने सुनी मेरी इस कदर शानासा आवाज़ थी कि अगर 10 लाख अफराद में भी वो आवाज़ सुनाई देती तो मैं उसे समझ लेता। वो जगरा जनराज था। सूरत हाल इंतहाई संगीन थी और मैं इस संगीन सूरत हाल का एक नाजुक किरदार। नकाब बरदार अगर यहाँ आ गए तो क्या मैं वाकई उनसे अपना तहफ़्फ़ुज़ कर सकूँगा? मेरे मसामात ने पसीने उगलना शुरू कर दिए और फिर तकरीबन 15 मिनट के बाद उन दरवाज़ों में से कुछ नए चेहरे नमूदार हुए। लेकिन ये देखकर मुझे हैरत हुई कि वो लड़कियां थीं, 5 लड़कियां, जिन्होंने चुस्त लिबास पहने हुए थे और उनके चेहरे नीली नकाबों से ढके हुए थे। वो इस तरह ज़मीन पर दौड़ रही थी जैसे वो पहियों पर फिसल रही हों। अजीब सा अंदाज था उनका, जबकि मैं देख चुका था कि उनके पैरों में ऊंची हील वाले सैंडल हैं और वो उन्हीं चिकने सैंडलों से चिकनी ज़मीन पर फिसल रही हैं। उनके हाथों में बारीक बारीक तलवारें थीं और वो इस तरह दौड़ती हुई बाकायदा जिम्नास्टिक के करतब दिखा रही थीं। कभी उनकी तलवारें फिजा में बुलंद होकर शाएं शाएं शप शप की आवाज़ें पैदा करती और कभी ऊपर से नीचे बिजली की तरह कौंध जाती। इस तरह वो लड़कियां रक्स करती नहीं। एक बार वो मेरे दाएं तरफ से गुजरी, पीछे से फिर बाएं तरफ से शाएं शप की फुंकारती आवाज़ के साथ। वो मेरे करीब से गुजर रही थी और इस बार मैं अभी तक उन पर जहनी कार्रवाई नहीं कर सका, लेकिन फ़ौरन ही मैंने अपना अमल शुरू कर दिया। मैंने सबसे पहले एक लड़की पर तवज्जो दी। वो मेरे करीब से गुजरी और तलवार मेरे सर पर से गुजर गई। दूसरी बार मेरी ठोड़ी पर से गुजर कर फिजा में रक्स करने लगी। इस वक्त की सूरत हाल मुझे एहसास दिला रही थी कि गड़बड़ हो गई। कोई एक लम्हा गुजर रहा है जब मेरी गर्दन साबुन की तरह कटकर दूर जा गिरेगी। मैं अपनी तमाम कुव्वतें सर्व करके उनके जहनों पर कब्जे जमाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि सूरत हाल वो नहीं रही जो मैं चाह रहा था। ये मसला बड़ा सनसनीखेज था और मैं सोच रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। अचानक ही 2 लड़कियों ने आपस में तलवारबाजी शुरू कर दी और फिर मेरी जानिब दौड़ी, लेकिन मैंने उन्हें फिजा में बुलंद होकर ज़मीन पर गिरते हुए देखा। वो फैलती हुई दूर तक चली गईं, लेकिन ज़मीन पर वो इस तरह गिरी थी कि उनके घुटनों में शदीद चोटें आईं और वो एकदम खड़ी नहीं हो पाईं। जबकि दूसरी लड़कियां ये सूरत हाल देखकर मेरी जानिब झपटीं। मैंने एक बार फिर उनकी तरफ अपनी जहनी कुव्वतें दोहराने की कोशिश की, लेकिन मुझे यह अंदाज़ा हो गया कि नीली नकाब उनके लिए बेहतरीन मुआवन है। वो उनकी जहनी कुव्वतों को संभाले हुए थीं और उन पर असरअंदाज नहीं होने दे रही थीं। मैं ये सोचकर एक लम्हे के लिए डगमगा सा गया। दोनों लड़कियों की तलवारें शाएं शाएं करती हुई मेरे आगे और पीछे से गुजर गईं। अब उनमें से एक मेरे आगे थी, दूसरी मेरे पीछे, यानी वो दोनों मुझे दरमियान में रख कर एक दूसरे पर हमले कर रही थीं। जाहिर था कि इस तरह यकीनन तलवारों की ज़द में मैं आ जाता। मैं अब वाकई अपने आप को महफूज नहीं पा रहा था। चुनाचे मैंने एक बार फिर पीछे हटना शुरू कर दिया,
लड़कियां तलवार के जौहर दिखा रही थीं और अचानक ही उनसे गलती हो गई। वो दोनों एक दूसरे से टकराईं और दोनों की तलवारें एक दूसरे के जिस्म में पैवस्त हो गईं। मैं हैरतज़दा रह गया और मैंने वहशतज़दा अंदाज में सोचा कि ऐसा कैसे हो गया। मैंने तो ऐसा कोई अमल नहीं किया। दो लड़कियां और आपस में टकरा गई थीं, जबकि मैंने उनकी तरफ देखा भी नहीं। तब मैंने एक लड़की को देखा। वो जिस्मानी तौर पर उन लड़कियों से ज़रा मुख्तलिफ थी। उसने भी नीली नकाब पहनी हुई थी और उसका लिबास भी कुछ अजीब सा था। गो उसके जिस्मानी नकूश लड़कियों जैसे ही थे, लेकिन उसमें अलग कैफियत पाई जाती। बहरहाल वो दो लड़कियां हलाक हो गईं जिनके घुटने टूटे थे। वो हाथों के बल घिसटती हुई एक दरवाजे से अंदर दाखिल हो गईं। अब सिर्फ 3 लड़कियां रह गईं। एक वो जिसने अभी तक अपनी तलवारबाजी के जौहर नहीं दिखाए और अलग खड़ी हुई थी। दूसरी 2 जो अब मेरे करीब आने से कतरा रही थीं। एक बार फिर एक आवाज़ से उभरी और उस आवाज़ को मैंने पहचान लिया। ये विन मार्कर की आवाज़ ही थी, जो उन लड़कियों को वापस बुला रही थी। जिन लड़कियों के जिस्म में तलवारें लगी थी वो दम तोड़ चुकी थीं। बाकी दोनों लड़कियां उसी तरह फिसलती हुई एक दरवाजे से अंदर दाखिल हो गईं। तीसरी लड़की जो अभी तक वहीं खड़ी हुई थी एक लम्हे के लिए आगे बढ़ी और मैं फिर होशियार हो गया। लेकिन करीब आने के बाद उसने अपने चेहरे से नकाब हटाई और मैंने उस चेहरे को देखा। दूसरे लम्हे मुझे चक्कर आ गया। ये चेहरा रजब अली का था, जिसने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराकर मुझे आंख मारी और फिर अपना चेहरा नकाब से ढककर वापस पलट गया। दर हकीकत मैं उस वक्त सकते में रह गया। इन लम्हात में अगर कोई मुझ पर काबू पाने की कोशिश करता तो उसे बिल्कुल दिक्कत ना होती, क्योंकि मेरा जहन खोकर रह गया था। मेरे जहन पर हथौड़े बरस रहे थे रजब अली। और अब फिर मुझे सूरत हाल का एहसास भी हो गया। पहले जो कुछ मैंने किया था और कुल्हाड़ी बरदारों को नुकसान पहुंचाया था वो मेरी जहनी कुव्वतों का नतीजा था। लेकिन नीली नकाबें लगाकर आने वाली लड़कियां 100% अपने मकसद में कामयाब हो जाती, क्योंकि नीली नकाबों की मौजूदगी में मेरी जहनी कुव्वतें उन्हें नहीं रोक सकती थीं। इस मौका पर रजब अली ने मेरी मदद की और इसके बाद लड़कियों ने आपस में जो कुछ किया वो रजब अली की काविशों का नतीजा था। रजब अली ने उन्हें अपनी कुव्वतों से झटके दिए और वो ना कर सकी जो करने के लिए वहां आई थी। रजब अली अपना ये अमल करने के बाद दरवाजे से अंदर चला गया। वो मुसलसल मेरा पीछा कर रहा था और उस जैसे शख्स को इस अमल में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। इस वक्त वाकई उसने मेरी ज़बरदस्त मदद की थी। इवन कार्लोस की दी हुई दिमागी कुव्वतें इस वक्त नाकारा हो गईं। बहरहाल मैंने फ़ौरन जहन को झटका दिया। इस वक्त रजब अली में खोने का वक्त नहीं था, बल्कि देखना यह था कि अब गुरु जागराजन राज कौन सा नया काम करता है। और मेरी तमाम दिमागी कुव्वतें विन मार्कर को तलाश करने लगीं। मुझे इसमें नाकामी नहीं हुई। विन मार्कर यकीनन किसी बड़े ट्रांसमीटर पर जागराजन राज से गुफ्तगू कर रहा था। जी सर, उनमें से 2 कत्ल हो गईं, 2 शदीद जख्मी हो गईं, बाकी 3 बचकर भाग गईं। सर, हमारे लिए ये नकाबें उसकी जहनी कुव्वतों का मुकाबला करने में नाकाम रही हैं। ओह, ये हो नहीं सकता। तुम ऐसा करो कि फौरी तौर पर उसे बेहोश कर दो। हम उसका तज्जिया करेंगे। बेहोश कर दो उसे। मेरी समझ में नहीं आया कि इस वक्त वो मुझे कैसे बेहोश कर सकते हैं। हॉल में मैं अकेला ही मौजूद था, अलबत्ता मेरे आसपास कई लाशें पड़ी हुई थीं। फिर मुझे पता चल गया कि वो लोग मुझे कैसे बेहोश कर सकते हैं। अचानक ही कई हल्के हल्के धमाके हुए और फिजा में सफ़ेद धुआं फैलने लगा। ये इतनी बर्क रफ्तारी से हुआ था और इस तरह हुआ था कि मैं जहनी तौर पर बिल्कुल इसके लिए तैयार नहीं था। शदीद बदबू का एक भपका मेरी नाक पर चढ़ा और मेरा दिमाग चकराने लगा। मेरी सोचने समझने की कुव्वतें एकदम सलब हो गईं। ये अंदाज़ा नहीं था कि इस तरह की कोई कार्रवाई फौरी तौर पर हो सकती है। चुनाचे मैं मार खा गया। आहिस्ता आहिस्ता मेरे पांव बेजान होने लगे। मैं घुटनों के बल ज़मीन पर बैठ गया और इसके बाद मेरी तमाम सोचने समझने की सलाहियतें गहरी नींद सो गईं और फिर वही मसाइब का दौर शुरू हो गया। मैं एक अजीब सी सहर की सी कैफियत में गिरफ्तार था। इवन कार्लोस ने जो कुव्वतें मुझे दी थीं वो इस वक्त किस अंदाज में मेरी मुआवनत कर रही थीं मैं बिल्कुल नहीं बता सकता। ये भी हो सकता है कि इन्हीं कुव्वतों की वजह से शायद वो लोग सही तौर पर मुझ पर काबू नहीं पा सके। भूले भटके वाक़यात जहन के पर्दों को छोड़कर गुजर जाते। ये वाक़यात कुछ इस तरह के थे कि मैंने एक बार अपने आप को एक लेबॉर्ट्री में पाया जहाँ चारों तरफ सफ़ेद रंग की मशीनें ही मशीनें थीं। मैं किसी सयाल मादे की तरह नालियों से गुजर रहा था। मुझे अपने बदन की रफ्तार का एहसास हो रहा था, लेकिन मेरा वजूद बेजान था। मैं देख सकता था, सोच सकता था, मगर जुम्बिश नहीं कर सकता था। और फिर मैं ना जाने कहाँ से कहाँ चला गया। मुझे यूं लग रहा था कि जैसे मैं किसी जार में बंद हूँ। मेरी माहियत क्या थी इसका मुझे कोई अंदाज़ा नहीं। फिर इसके बाद मैंने अपने आप को एक जंगल में पाया। एक शख्स अपने जानों पर मेरा सर रखे हुए मुझे कोई ग़िज़ा खिला रहा था।
उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने था और इस चेहरे को मैंने बखूबी पहचान लिया। ये रजब अली था, 100% रजब अली। फिर मैंने एक और मंजर देखा। रजब अली के दोनों हाथों में जंजीरें थीं। उन जंजीरों में गोले बंधे हुए थे और कुछ निंजा किस्म के लोग थे जिन्होंने अपने बदन और चेहरे काले लिबास से ढके हुए थे। वह मुख्तलिफ किस्म के हथियार लिए हुए गर्दिश कर रहे थे और रजब अली उन जंजीरों और गोलों से उनकी ठुकाई कर रहा था। मैंने उनसे कई के सर खरबूजे की तरह फटते हुए देखे, कई एक के सीने उन गोलों से तिड़कते हुए देखे। उनकी तादाद काफ़ी थी। मेरी आंखें फिर बंद हो गईं और फिर एक बार मैंने अपने आप को एक पिंजरे में पाया। मेरे हाथों और पैरों में जंजीरें बंधी हुई थीं। मेरा बदन बेलिबास था और कुछ फासले पर चंद अफराद बैठे हुए थे, लेकिन बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और अब मैं एक बार फिर अपने आप को एक अनोखी जगह देख रहा था। कौन सी जगह थी, कैसी थी, कुछ अंदाज़ा नहीं था, मगर मेरे सारे वजूद पर शदीद थकन तारी थी। बदन इस तरह ईंठा जा रहा था जैसे सारे रगो पट्टे बेकार हो गए हों। जिस जगह बैठा था वहां बैठे बैठे सो गया। आंख खुली तो तेज धूल उड़ रही थी। गालिबन सुबह का वक्त था। हवाओं के झक्कड़ चल रहे थे। मेरा सारा वजूद और कपड़े गर्द आलूद थे। सर और चेहरा भी मिट्टी में अटा हुआ। अपनी जगह से उठा। थोड़ी ही दूर सरकारी नलका लगा हुआ था, वहां हाथ मुंह धोने बैठ गया। पानी के गड्ढे में अपनी शक्ल देखी तो खुद हंसी आने लगी और अफसोस होने लगा। हालांकि मेरी शख्सियत इतनी खराब नहीं थी, लेकिन उस वक्त यह हुलिया बन गया था कि लग रहा था कि फ़कीर हूँ। ना जाने किस तरह मेरे जहन में अजीबोगरीब लहरें बेदार होने लगीं। मुझे गुजरे हुए वाक़यात याद आने लगे। क्या हुआ था? जगह जगह रजब अली नजर आया, लेकिन अब वो नहीं था और मैं किसी अजीब सी जगह बैठा हुआ था। भूख लग रही थी। मैंने अपने लिबास की जेबें टटोली, लेकिन जेबें खाली थीं। नाश्ता कहाँ से करूं? क्या दिलचस्प तकदीर होती है। बहरहाल अपनी जगह से उठा और आगे बढ़ गया। ना जाने कब तक इस तरह बेनामो निशान चलता रहा। फिर एक जगह कितार से दरख्त लगे हुए देखे। दरख्तों की छांव बहुत अच्छी लग रही थी। मैं एक दरख्त के नीचे बैठकर सोचने लगा कि भूख का भी अपना एक मज़ा है। भूखा इंसान दुनिया के बारे में बहुत कम सोचता है। उस वक्त उसकी सोच में बस खाने पीने की चीज़ें आती हैं। आंखें बंद करो और अपनी पसंद की लज्जतों से हमकनार हो जाओ। वो गाड़ी सामने से गुजरी थी और फिर रिवर्स होकर सामने आ रही थी। इतना अंदाज़ा तो आंखें बंद होने से भी हो सकता था कि एक चमचमाती हुई शानदार कार है। कार की अगली सीट पर एक बेगम साहिबा बैठी हुई थी, बहुत ही अच्छी शक्ल सूरत की मालिक। उनके चेहरे पर मेरे लिए हमदर्दी के आसार थे। ड्राइवर भी मेरी ही तरफ देख रहा था। बेगम साहिबा ने उंगली के इशारे से मुझे अपनी तरफ बुलाया। हालांकि उनके बुलाने का अंदाज मेरे लिए नाखुशगवार था। मैं अपनी जगह से नहीं उठा। उन्होंने 2-3 बार इशारा किया और फिर ड्राइवर से कुछ कहा। ड्राइवर नीचे उतरकर मेरे पास पहुंच गया। क्या तुम अंधे हो या देख सकते हो? खैरियत? मेरा लहजा खुद ब खुद करख्त हो गया। नहीं भाई, ऐसे ही। मैडम ने तुम्हें इशारा किया था मगर तुम उस तरफ मुतवज्जा नहीं हुए, तो मैडम समझी कि शायद तुम्हें नज़र ही नहीं आता। कौन मैडम? मैंने गुस्सीले लहजे में पूछा। वो जो कार में बैठी हैं। उन्होंने 2-3 बार इशारे से बुलाया था। उनसे जाकर कहो कि इंसानों को ऐसे नहीं बुलाया जाता। ओहो, इसका मतलब है कि तुम देख सकते हो। हाँ, कम से कम उन्हें ज़रूर देख रहा हूँ। क्या समझती हैं वो अपने आप को? कीमती कार में बैठी हैं। वो कार उनकी है, मुझे नहीं दे देंगी वो अपनी कार। फिर मैं उनके हुक्म की पाबंदी क्यों करूँ? भाई, हमदर्दी से तुम्हें बुला रही हैं। ऐसे बैठे हुए हो, मैडम के दिल में दया आ गई। बहुत बड़े लोग हैं वो। जाओ मिल लो, हो सकता है तुम्हारी कोई मुश्किल हल कर दें। जाओ उनसे कहो कि मेरे से अगर मिलना है तो उतर कर मेरे पास आएँ। हो सकता है कि मैं उनकी कोई मुश्किल हल कर दूँ। बड़ा टेढ़ा आदमी है भाई, ड्राइवर ने कहा और वापस कार की जानिब चल पड़ा। फिर उसने बेगम साहिबा से कुछ कहा और बेगम साहिबा हंसती हुई दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आई। मेरे करीब पहुंची और बोली, हाँ, सरकारी आला कैसे बैठे हुए हैं यहाँ? आप कारपोरेशन की चीफ हैं क्या और मुझे कूड़ा समझ रही हैं? अरे नहीं नहीं, मैं तो बस ये देख रही थी कि अच्छे खासे हट्टे कट्टे होकर भीख क्यों मांग रहे हो? शर्म नहीं आती आपको? किसने भीख मांगी आपसे? अच्छा भाई ठीक है, मुआफ़ी मांगे लेते हैं हम तो यही समझे थे कि शायद तुम भीख मांग रहे हो। जितनी छोटी खोपड़ी है उसके तहत तुम यही सोच सकती हो, मैंने झिल्लाए हुए लहजे में कहा और खातून हंस पड़ी। फिर उन्होंने कहा, अब तो जाहिर है कि भूखे हो, चलोगे मेरे साथ? कहाँ? मेरे घर। क्यों? बस तुम जैसे चिड़चिड़े लोग मुझे अच्छे लगते हैं। एक लम्हे के लिए मैंने सोचा कि वाकई सारा दिन सड़कों पर मारे मारे फिरना, भूखे प्यासे रहना, तकदीर अगर मुझ पर मेहरबान हुई है तो इन खातून से थोड़ा बहुत फ़ायदा ही उठा लूँ। मैंने कहा, घर ले जाकर मारेंगी मुझे? मेरे इस बेसाख्ता सवाल पर खातून हंस पड़ी और फिर बोली,
क्यों मारूंगी? क्यों? जो बातें मैंने की हैं उनके बाद तो हकीकत में मेरी पिटाई ही होनी चाहिए। अच्छा, अब ऐसा करो कि अपनी जगह से उठो और घूमकर ड्राइवर के साथ बैठ जाओ। ना मैं तुम्हें मारूंगी, ना तुम्हारी पिटाई करूंगी, ना तुम्हारी बेइज्जती करूंगी। तुमसे कुछ बातें करूंगी, खाना खिलाऊंगी तुम्हें। उसके बाद अगर मेरी बातों से तुम्हें दिलचस्पी हुई तो थोड़ा बहुत तुम्हारे काम आऊंगी, वरना तुम्हें अपनी कोठी से रुखसत कर दूंगी। मैंने एक लम्हे के लिए सोचा और फिर अपनी जगह से खड़ा हो गया और ड्राइवर के पास आकर बैठ गया। ड्राइवर तीखी निगाहों से मुझे देख रहा था। पीछे से खातून ने कहा, चलो ड्राइवर, घर चलो। ड्राइवर ने कार आगे बढ़ा दी। कीमती कार की सीट पर बैठकर ना जाने मेरे अंदर क्या क्या एहसासात जाग रहे थे। मैं इस वक्त माजी की कोई बात सोचना नहीं चाहता था। मैंने पलटकर तो नहीं देखा, लेकिन मेरी आंखों में उनकी तस्वीर घूम रही थी। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ अगर बदतमीजी का सलूक किया जाए तो वह नरम और खुश इखलाकी रहें। खातून के बदन से बड़ी अच्छी खुशबू उठ रही थी। कोई बहुत ही कीमती परफ्यूम लगा हुआ था। उन्होंने जिस कोठी में कार दाखिल की वो भी अपनी मिसाल आप थी। दोनों तरफ हरे भरे लॉन। दयाराम से कह दो कि इसे अच्छे से कमरे में ले जाए। सबसे पहले इसे खाना दिया जाए, उसके बाद बता दूंगी कि क्या करना है। ड्राइवर ने गर्दन झुका दी तो खातून उतरकर अंदर चली गई। ड्राइवर ने मुझे देखकर फिर तंजिया अंदाज में कहा, आइए महाराज। मैं उसके साथ चल पड़ा। अब जब यहाँ तक आ ही गया था तो ज्यादा नखरे दिखाना मुनासिब नहीं था। वह मुझे एक कमरे में ले गया और मुझसे बोला, बैठो, दयाराम को भेजता हूँ। मुझे महसूस हो रहा था कि जैसे ड्राइवर को मेरी आमद नापसंद हुई हो, या फिर ये बात हो सकती है कि मैंने ड्राइवर से जो गुफ्तगू की थी उसका रद्द-ए-अमल इस पर था। दयाराम एक उधेड़ उम्र आदमी था, नरम तबीयत का मालिक और नरम चेहरे वाला। मुझे देखते ही बोला, भैया ड्राइवर ने मुझे सब कुछ बता दिया है। ये बताओ कि पहले मुँह हाथ धोगे या खाना खाओगे? पहले खाना खाऊंगा, मैंने जवाब दिया। दयाराम चला गया। उस वक्त मेरा जो हुलिया हो रहा था वो कतई इस काबिल नहीं था कि इस शानदार कमरे में बैठूं। मैं ज़मीन पर बिछे हुए कालीन पर बैठ गया। हालांकि बेहतरीन मसहरी मेज़ और कुर्सी बिछी हुई थी, लेकिन हुलिये का क्या करना। दयाराम एक बहुत ही उम्दा और साफ़ सुथरी ट्रे लेकर अंदर आया और मुझे कालीन पर बैठे हुए देखकर कहा, अरे राम राम भैया, क्या खोपड़ी तुड़वाओगे हमारी? ऊपर आराम से बैठो, इधर आओ, बैठकर खाना खाओ। उसने खाना मेज़ पर रखते हुए कहा। दयाराम, मेरे कपड़े ठीक नहीं हैं भैया, अभी इंतज़ाम करते हैं। तुमने खुद ही कहा था कि पहले खाना खाओगे, हाथ जोड़ते हैं तुम्हारे। पहले खाना खा लो, यहाँ बैठना होगा तुम्हें मेरे साथ। मैंने कहा, तो बैठ जाएंगे, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? दयाराम, तुम भी कुछ खा लो भैया, पेट भरा हुआ है, वरना ज़रूर बैठ जाते तुम्हारे साथ। हूँ। मैंने खाना शुरू कर दिया। फिर मैंने कहा, मैं सड़क पर बैठा हुआ था, तुम्हारी इन बेगम साहिबा ने मुझे देखा और उठाकर यहाँ ले आई। उनके बारे में कुछ भी नहीं जानता मैं, हालांकि मैंने उनसे ऐसी बातें की थीं कि कोई उठाकर तो क्या लाता, मुझे वहीं ठोकरें मारकर छोड़ाता। ये बेगम साहिबा किस किस्म की हैं? दयाराम के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई और एक लम्हे के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे उसकी मुस्कुराहट में मक्कारी हो। लेकिन फिर फौरन ही दयाराम की नरम और मोहब्बत भरी आवाज़ ने मेरी गलतफहमी दूर कर दी। वो बोला, मालिकन का नाम जयश्री है, बड़ी धर्मात्मा है, इंसानों की बेहतरी के लिए दिन रात काम करती हैं। कई आश्रम बना रखे हैं उन्होंने, थोड़ा सा कारोबार है। भगवान का दिया सब कुछ मौजूद है। इंसानों से प्रेम करती हैं और इंसानों के काम आती हैं। उन्होंने समझ लिया होगा कि तुम दुखों के मारे हो और दुखों में डूबकर ऐसी बातें कर रही हो। बुरा नहीं मानती वो ऐसी बातों का, बस और कोई बात नहीं है। जयश्री हैं वो? हाँ। इससे ज़्यादा दयाराम से कुछ पूछना भी मैंने मुनासिब नहीं समझा। दयाराम बोला, भैया अगर इजाज़त दो तो तुम्हारे लिए कपड़ों का बंदोबस्त कर दें। देखो वो विलायती गुसल खाना है, खाना खाने के बाद नहा लेना, साफ़ सुथरे हो जाना। जयश्री मैडम शाम को तुमसे ज़रूर मुलाकात करेंगी। शाम को? हाँ, अभी उनके आराम का वक्त है। सुबह बहुत जल्द जाग जाती हैं, वो सारे काम निपटाकर आ जाती हैं इस वक्त घर पर। उसके बाद शाम तक आराम करती हैं। दयाराम के लाए हुए कपड़े बेशक अजीब थे, लेकिन बहरहाल मैंने गुस्ल करके पहन लिए, क्योंकि मिट्टी में अटा हुआ था। जो भी सूरत हाल थी उसके बारे में झूठ बोलना नहीं चाहता था। कम अज़ कम शाम तक की मेहमानदारी और सही। 5 बजे चाय मिली और चाय मिलने के बाद तलबी हो गई। जयश्री ने निगाहें उठाकर मुझे देखा, मुस्कुराई और हंस पड़ी। उस वक्त मैंने उसकी शक्ल देखी, कोई 35 साला खातून थी, बहुत ही खूबसूरत जिस्म की मालिक, चेहरा भी दिलकश था, लेकिन आंखें कुछ अजीब सी थीं। उन आंखों में आग सी जलती महसूस होती थी। लगता था जैसे शोले अंदर ही अलाव भड़क रहे हों।
उस वक्त मैंने आंखों पर गौर किया। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मैं उसके पास पहुंच गया और फिर जयश्री ने कहा, बैठ जाओ। असूली तौर पर मुझे ज़मीन पर बैठना चाहिए था, चुनाचे मैं वहीं बैठ जाता हूँ। सुनो, कुर्सी पर बैठो, मुझे बेवकूफ़ समझते हो। जयश्री के अल्फाज पर मैं चौंक पड़ा। मैं समझा नहीं देवी जी, मैडम कहो। आमतौर पर लोग मुझे मैडम कहते हैं। जी मैडम, मैंने कहा। जो कुछ तुम बनने की कोशिश कर रहे हो वो हो नहीं। मैं समझा नहीं। पढ़े लिखे हो, सलीके की ज़िंदगी गुजार सकते हो। तुम्हारे हाथ मुशक्कत करने वाले या भीख मांगने वाले नहीं लगते। तुम्हारी पेशानी पर गैरत की लकीर है। तुम्हारी आंखों में ज़िंदगी झांकती है। तुम्हारे लहजे में सख्ती है। भिखारियों का लहजा सख्त होता है ना, आंखें जानदार होती हैं। वो फितरी तौर पर भिखारी होती हैं और भिखारी ही रहते हैं। बहरहाल सारी बातें अपनी जगह। तुम अपने बारे में अगर कुछ नहीं बताना चाहते तो ना बताओ, लेकिन मैं तुमसे एक बात कहती हूँ, भिखारियों की तरह आइंदा सड़क पर कभी ना बैठना। मैं अगर तुम्हारी कोई खिदमत कर सकती हूँ तो दिलो जान से उसके लिए हाजिर हूँ। आपने मुझसे मेरा नाम नहीं पूछा जयश्री, मैंने किसी कदर तंजिया अंदाज में कहा और वह चौंक कर मुझे देखने लगी और फिर बोली, बता दो। आकिल रफ़ीक है मेरा नाम। मैं तुम्हें सिर्फ आकिल कहूँगी, तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं होगा? वो बोली और अब मेरे हैरान होने की बारी थी। मैंने कहा, मैं मुसलमान हूँ जयश्री। ये बताओ, इंसान हो या नहीं? मतलब बस इतना काफ़ी है कि तुम इंसान हो। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कुछ भी हो, लेकिन इंसान तो हो। इससे ज़्यादा और क्या सुनाता? किसी को बिला वजह जलील करना कोई अच्छी बात नहीं होती। मैंने खामोशी इख्तियार की और कुछ देर खामोशी से जयश्री की सूरत देखता रहा। वो बोली, गाड़ी चलाना आती है? जी। लाइसेंस? ज़िंदगी का लाइसेंस नहीं है मेरे पास। अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस की बात कर रही हैं, मिल जाएगा अगर मेरे पास रहोगे, मगर आपके पास तो ड्राइवर मौजूद है। कभी किसी और ड्राइवर की ज़रूरत भी पेश आ सकती है। मेरा मतलब है, यहाँ रहोगे। ये मत समझना कि मैं तुम्हें गरीब समझकर टाल रही हूँ। मुझे आदमियों की ज़रूरत रहती है और अगर तुम भी यहाँ रहोगे तो। जयश्री का लहजा मोहब्बत भरा हो गया। उन्होंने लाड भरे अंदाज में ये अल्फाज कहे थे। फिर जल्दी से बोली, बुरा नहीं मानना, मेरा मुलाजिम तुम्हें पीछे मुलाजमों के क्वार्टर में पहुंचा देगा। पीछे मुलाजमों के क्वार्टरों की तादाद है। बोलो, मैंने तुमसे तुम्हारी मर्जी नहीं पूछी। नाम ठीक है, तुमने बता दिया। ये भी बता दिया कि मुसलमान हो। खाने पीने में अगर कोई दिक्कत पेश आए तो मैं तुम्हें बाकायदा इसके लिए एक फ़ंड दूंगी। खुद चाहो खुद पका लिया करना, वरना बाहर किसी मुसलमान होटल में खाना खा लिया करो या वहाँ से मंगवा लिया करो। अदायगी मैं करूँगी, तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ़ नहीं होगी। अब एक सवाल करूँ जयश्री? जानती हूँ क्या सवाल करोगे। यही कहोगे ना कि मैं सब कुछ तुम्हारे साथ क्यों कर रही हूँ। मुझे तुमसे क्या लालच है? तो सुनो, मुझे तुमसे लालच है, लेकिन ये लालच बताने के लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। अगर जल्दबाजी ना करो और ये जगह तुम्हें मुनासिब महसूस हो तो मुलाजिम के साथ चले जाओ। मैं उसे हदायत दे देती हूँ। राधेश्याम यहाँ हमारा ख़ास मुलाजिम है। ठीक है, अगर आप इतनी ही अजीम हैं तो मैं आपके एहसान को ज़रूर कबूल करूँगा। राधेश्याम चौड़े बदन का आदमी था, लेकिन उसका रवैया भी मेरे साथ बहुत अच्छा था। हवेली के अकबी गोशे में मुलाजमों के क्वार्टर बने हुए थे। उनकी तादाद 14 थी। एक कमरा, अटैच बाथरूम, बावर्ची खाना और छोटा सा सहन। ये उन क्वार्टरों की कुल कायनात थी। हर क्वार्टर दूसरे से अलग। बाएं सिमत एक इमारत बनी हुई थी जिसके बारे में बाद में राधेश्याम ने बताया। असल में यही पुरानी कोठी थी, लेकिन बाद में बेगम साहिबा ने इसके आसपास की ज़मीन खरीद कर ये बाकी इमारत बनवाई। लेकिन पुरानी कोठी को उन्होंने इसी तरह कायम रहने दिया। बड़े लोगों की बड़ी बातें। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। बहरहाल यहाँ आराम से वक्त गुजरने लगा। खाने पीने का कोई ख़ास मसला नहीं था। पूरी भाजी तरकारी, ये भी बहुत कुछ होती है। वैसे भी मेरे दिल से अभी राजन राज का खौफ नहीं गया। पता नहीं वो शैतान का बच्चा मेरी तरफ से गाफिल था या कोई और चाल चल रहा था। मैंने अपनी आंखों से देखा कि जयश्री बाकायदगी से लोगों के साथ एहसानात करती थी। अक्सर गरीब अफराद उसके पास आ जाते, उन्हें अपनी दुख भरी दास्तान सुनाते और जयश्री उनका दुख दूर करने के लिए बेचैन हो जाती। बीमारों के लिए अस्पतालों से रुजू करती और अपने खर्च पर उन्हें इलाज के लिए दाखिल करा देती। मैंने सोचा कि कुछ अर्सा अगर यहाँ सुकून से गुजर जाए तो अच्छी बात है। सबसे बड़ी बात कि जयश्री ने आज तक मेरे बारे में कुछ नहीं पूछा, और ये एक बड़ी बात थी, क्योंकि कोई भी इंसान किसी अजनबी को अपने दरमियान जगह नहीं देता जब तक उसे उसके बारे में पूरी मालूमात हासिल ना हो जाएं। अभी तक मैं यहाँ हरामखोरों की मानंद जिंदगी गुजार रहा था। न जयश्री ने मुझे किसी काम के लिए कहा और न मैंने खुद कोई काम किया, लेकिन अब मैं छोटे मोटे काम करना चाहता था। दिल में यही आरजू थी कि खुदा करे राजन राज मेरी तरफ मुतवज्जा न होने पाए। एक दिन जयश्री ने मुझे लॉन पर तलब कर लिया।
सामने से गुजर रहा था कि उन्होंने मुझे इशारा किया और मैं उनके करीब पहुंच गया। बैठो आकिल, बेशक तुमने मुझे अपने बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन आज ना जाने क्यों मेरे दिल में ये ख्वाहिश उभरी कि तुम्हारे बारे में तुमसे कुछ पूछूं। मुझे अपना माजी बेशक मत बताओ, ये मत बताओ कि तुमने कोई जुर्म किया है अपनी ज़िंदगी में, बिल्कुल नहीं पूछना चाहती। इन तमाम चीज़ों के बारे में सिर्फ इतना बता दो कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई ऐसा दुख तो नहीं है जो तुम्हें बेचैन रखता हो। तुम्हारे अपने अजीज़ों कारिब मिलने जुलने वाले यहाँ इस शहर में हैं या नहीं? तुम किसी से मिलना चाहते हो, किसी के लिए तड़पते तो नहीं हो? देखो, मेरी किसी बात में खोट मत समझना, बस मैं ऐसे ही सोचती हूँ कि कम से कम मेरी छत के नीचे कोई ऐसा दुख ही ना हो जिसका दुख मैं दूर नहीं कर सकती। बड़े अजीम अल्फाज थे ये। मैंने जयश्री को देखते हुए कहा, जयश्री जी, मेरी ज़िंदगी में कुछ उलझने हैं, लेकिन आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि मुझसे उनके बारे में तफसील ना पूछें तो अच्छा है। तुम्हारी मर्ज़ी है, मैंने तुमसे पहले ही कह दिया है कि कोई ऐसा काम मत करो जो तुम्हारी मर्ज़ी के खिलाफ हो। अच्छा ये बताओ, तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ़ तो नहीं है? जयश्री का लहजा फीका पड़ गया। मैंने महसूस किया अब तक इस औरत ने मेरे साथ जो सलूक किया था उसका एहसान ना पाकर मैं समझता हूँ कि आपको दुख हुआ है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में बस मैं सोच रही थी कि शायद तुमको मुझ पर एतबार नहीं, लेकिन कोई बात नहीं। जब तुम महसूस कर लो कि मैं कोई बुरी इंसान नहीं हूँ और मुझे अपने बारे में बताकर तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा तो बता देना। तुम्हें अपने बारे में अगर इसके बाद भी किसी खौफ का एहसास है तो यकीन करो, मैं तुमसे तुम्हारी पसंद के खिलाफ कुछ नहीं पूछना चाहती। मुझे इससे कोई नफ़ा या नुकसान मकसूद नहीं, समझ रहे हो ना मेरी बात? तो जयश्री, आप भी एक बात सुन लीजिएगा। अगर आपने मेरे बारे में जानने के बाद अपनी दुनिया से दूर कर दिया तो यकीन कीजिए बड़ा दुख होगा, और उसके बाद शायद मैं किसी से सच ना बोल सकूं। जयश्री ने मुझे गहरी निगाहों से देखा, फिर उनके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मेरा अंदाज़ा गलत तो नहीं था? कैसा अंदाज़ा जयश्री? मैंने सवाल किया। यही कि तुम्हारे अंदर कोई गहरा दुख पल रहा है। बैठो, बैठ जाओ। मुझे ज़मीन पर बैठने की इजाज़त दें। नहीं, मैं इंसानों की बेकदरी नहीं देख सकती। अगर बैठ सकते हो तो सामने कुर्सी पर बैठ जाओ, वरना मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँगी। इससे ज़्यादा और क्या सोचता उनके बारे में। एक कुर्सी पर बैठ गया। जयश्री ने मुस्कुराते हुए कहा, राधे श्याम भी ये बात मुझे बता रहा था कि तुम एक बासलीका नौजवान हो और तुम्हें देखकर एहसास होता है कि तुम्हारा ताल्लुक अच्छे और खाते पीते घराने से है। खैर, ये बात तो मैंने ऐसे ही कह दी। अभी तुम्हें इसका पूरा पूरा हक दे रही हूँ। जो मुनासिब समझो वो बताना, और जो बताना मुनासिब ना समझो मत बताना। मैं तुमसे ज़िद नहीं करूँगी। जयश्री, मुझे बस इस बात का खतरा है कि आप मुझसे मेरी दास्तान सुनने के बाद मुझे अपने घर से निकाल देंगी। आप यकीन करें, मैं खुद भी ये बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि मेरी ज़ात की वजह से आपको किसी तरह की तकलीफ़ पहुँचे। मैं तो ये सोच रहा था कि जब तक खामोशी से ये सिलसिला चलता रहे अच्छा है, और जब मेरी हकीकत आप पर खुल जाए या मेरे दुश्मन मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए यहाँ आ जाएं, तो मैं खुद ये जगह छोड़ दूं। आप जैसी अजीम शख्सियत को नुकसान पहुंचाना मेरे लिए बिल्कुल मुनासिब नहीं है। जयश्री मुझे खामोशी से देख रही थी। फिर उन्होंने कहा, अगर तुम ये बात सोच रहे हो तो फिर बेधड़क मुझे अपने बारे में बताओ। मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि जो कुछ मेरे दिल में होगा वो तुम्हें पूरे खुलूस से सच सच बता दूंगी। मैं खामोशी से जयश्री की सूरत देखता रहा। फिर मैंने कहा, दास्तान को तवालत देने का मकसद ये होता है कि उसमें दिलचस्पी पैदा की जाए। मैं अपनी दास्तान को एक दिलचस्प दास्तान बनाकर आपके पास पेश नहीं करना चाह रहा, बल्कि सिर्फ आपकी मोहब्बत को खिराज अकीदत पेश करते हुए अपने बारे में आपको तफसील बता रहा हूँ। एक अच्छे भरे भरे ख़ानदान से मेरा ताल्लुक़ था। सलीके की ज़िंदगी गुजार रहा था कि मुश्किलात में गिरफ्तार हो गया, और उसके बाद मेरा सब कुछ मुझसे छिन गया। माँ बाप, घर, ख़ानदान, सबसे जुदा हो गया मैं, और इसकी वजह एक नीच ज़ात आसेब था। वह मुझसे आज भी अपने मकसद की तामील चाहता है। मैं क्या करूं जयश्री? मेरा दिल चाहता है कि मैं इन मुसीबतों से छुटकारा हासिल कर लूं, लेकिन मेरा ज़मीर मुझे अंदर से वो बुराई करने से रोकता है। जिस इंसानों को दुख पहुंचे वो आज तक मेरे पीछे पड़ा हुआ है। वो शैतान एक खबीस रूह है। मैं आपको क्या बताऊं कि उसकी वजह से मैं कैसे हालात से गुजरा हूँ। नहीं, मुझे थोड़ी सी तफसील सुनाओ, जयश्री ने कहा, और मैं अपनी एक मन घड़त कहानी सुनाने लगा। जयश्री खामोशी से ये दास्तान सुन रही थी। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और गर्दन हिलाते हुए कहा, लग रहा है तुम मेरे लिए इंतहाई कारआमद साबित हो सकती हो। खैर ठीक है, जाओ अपना काम करो। जब आपने यहाँ तक मुझसे बात कर ली है मैडम, तो आपसे एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ। बोलो बोलो। मुझे कोई जिम्मेदारी सौंप दीजिए। हाँ, मैं सोच रही थी। अच्छा एक बात बताओ, दिल में कोई हसरत है? सिर्फ एक?
माँ बाप मुझे मिल जाएं, फ़र्ज़ करो ऐसा कम तवील अरसे तक ना हो सके और बाद में हो जाए तो? मैं समझा नहीं। मैंने कहा और जयश्री सोच में डूब गई। थोड़ी देर के बाद उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, जाओ और सुनो, पुरसुकून रहना। तुम अगर ये समझ रहे हो कि तुम या तुम्हारी इस मुश्किल की वजह से मैं या मेरा घर किसी मुश्किल का शिकार हो जाएगा, तो ये ख्याल अपने दिल से निकाल दो। अगर मुझ पर कोई आफत आई तो उसकी जिम्मेदार मैं खुद होंगी, तुम पर कोई जिम्मेदारी नहीं डाली जाएगी। जी मैडम, जाओ, जयश्री ने कहा और मैं जहन में हज़ारों सवालिये वहाँ से पलट पड़ा। मेरे दिल में यह ख्याल जड़ पकड़ता जा रहा था, वो ये कि जयश्री एक अच्छी औरत है और अपने अंदर बड़ी खुद एतमादी रखती है। फिर मज़ीद कुछ दिन गुजर गए। तबीयत पर कुछ ऐसा बोझलपन तारी हुआ कि मैं इमारत से निकला और बाहर वेराने में आकर बैठ गया। मैं अपनी सोचों में डूबा हुआ था कि अचानक मुझे अपने करीब कोई आहट महसूस हुई और मैंने बेख्तियार गर्दन घुमाई। फिर मैंने जो कुछ देखा उसने मेरे अंदर एक लम्हे के लिए झुंझलाहट पैदा कर दी। रजब अली ही था जो मुझसे बेनियाजी का मुजाहरा कर रहा था। मैंने गहरी निगाहों से देखा। हालांकि इतने अरसे की रफाकत के बाद कम अज़ कम नाराज़ होते हुए इतना बता दिया जाता है कि नाराज़गी की वजह क्या है। क्या अब भी तुम मुझे रजब अली कहकर मुखातिब नहीं करोगे चीफ? तुम मुझे अजीब से इंसान मालूम होते हो, बिला वजह ना जाने कहाँ कहाँ मेरा पीछा कर रहे हो। कभी कुछ कभी कुछ। मेरी बदकिस्मती है ना चीफ, इसके अलावा और क्या कह सकता हूँ। मगर मैं तुम्हें नहीं जानता ना सही, असल में खुद अपनी हमाकतों का शिकार हो गया हूँ। बात यह है चीफ कि इंसानों के बारे में मुझे नहीं मालूम कि वो अपने जैसे इंसानों से किस तरह मोहब्बत करती हैं। सुनता तो यही रहा हूँ कि इंसान मोहब्बत का पैकर है और मोहब्बत के बारे में बड़ी बड़ी कहानियाँ सुनने को मिलती रही हैं। अब ये बड़ी अजीब बात है चीफ कि इंसान ये मोहब्बत सिनफ़े मुखालिफ से ही करता है। क्या तुम इसे मोहब्बत का नाम देते हो? ये तो एक जिस्मानी ज़रूरत है जिसे तुम मोहब्बत कहकर पुकारते हो। हम जिन इससे वाकिफ़ नहीं होते। हमारे यहाँ भी सिनफ़े मुखालिफ से मुतासिर होने की बेशुमार दास्तानें मौजूद हैं। हम उन दास्तानों की कदर भी करते हैं और हमारे यहाँ ये दास्तानें एक तरह से लोक कहानियों की शक्ल भी रखती हैं। लेकिन चीफ, एक मर्द को किसी मर्द से मोहब्बत हो जाए तो इसका क्या नतीजा होना चाहिए? देखो, हो सकता है मैं आखिरी बार तुम्हें मुखातिब करके परेशान कर रहा हूँ चीफ। वादा करता हूँ कि इसके बाद तुम्हें कभी तंग नहीं करूँगा। ये एक इंसान का नहीं जिन का वादा है और हमारा वादा तन्हा हमारा वादा नहीं होता, बल्कि इसमें हमारी पूरी कौम शामिल हो जाती है। चीफ, बात असल में ये है कि तुमने मुझे आज़ाद कर दिया, मेरी ख्वाहिश पर नहीं, अपनी मर्ज़ी से। लेकिन इसके बावजूद मैं तुमसे दूर नहीं रहना चाहता। चीफ, मेरी मजबूरी है क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ। मैं थोड़ी देर सोचता रहा, फिर मैंने कहा, रजब अली, शिकायत नहीं है, बल्कि मैं महसूस करता हूँ कि तुम्हारी वजह से मेरी कारकर्दगी सिफर होकर रह गई है। मैं कुछ भी नहीं कर पाता रजब अली। मैं तुम पर इन्हिसार करता हूँ और तुम्हारा जब दिल चाहता है तुम गायब हो जाते हो। वो मेरे लिए इंतहाई तकलीफ दे बात होती है। लातादाद बार जिंदगी में और मौत की कशमकश में मुब्तला हो चुका हूँ और मेरी आंखें तुम्हें तलाश करती हैं। ऐसे किसी दोस्त से क्या फ़ायदा जो वक्त पर काम ना दे। रजब अली ने गर्दन झुका ली, फिर बोला, और अगर आइंदा ऐसा ना हो तो तुमसे वादा किया जाए कि तुम्हें आइंदा ये शिकायत नहीं होगी, तो क्या तुम ये आखिरी चांस नहीं दोगे? मैंने संजीदगी से रजब अली को देखा, फिर कहा, लेकिन रजब अली, सब कुछ तुम्हारी मर्जी के मुताबिक चीफ, सब कुछ तुम्हारी मर्जी के मुताबिक, यकीन कर लो मेरी बात पर। मैंने शिकस्त खुर्दा निगाहों से रजब अली की तरफ देखा। उस वक्त उसकी कुर्बत मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने कहा, मैं जानता हूँ रजब अली, मैं फिर तेरे जाल में फंस जाऊँगा। फंस जाओ चीफ, फंस जाओ, बात की सब बाद में देखेंगे, रजब अली बोला। हकीकत यह है रजब अली कि मैंने आखिरी फैसला किया था कि अब मैं तेरे साथ नहीं रहूँगा और ख़ुद को कभी वो तस्लीम नहीं करूँगा जो तू चाहता है। बॉस, यकीनन तुम्हें तकलीफ़ पहुँची होगी और तुम ये बात भी यकीनन कर लो कि वो सिर्फ मेरी मजबूरी थी, वरना मैं ऐसा नहीं करता। बॉस, क्या तुमने अपने आप को बहुत हल्का नहीं कर लिया? बस मैं ये सोचता रहा हूँ कि मैं आखिर दूसरों के इशारों पर ज़िंदगी क्यों गुजारूँ। इवन कार्लोस बहुत बड़ा इंसान था, बहुत बड़ा मिशन था उसका, लेकिन बहरहाल ना मैं बहुत बड़ा इंसान हूँ, ना मेरा बहुत बड़ा मिशन है। अपने मज़हब के मुताबिक भी मैं ये नहीं सोच सकता कि कोई एक शख्स सारी दुनिया को मुश्किलों से बचा सकता है। बेशक शबलीसियत एक ऐसी कुव्वत थी जो आम लोगों को हासिल नहीं हो सकती। कुदरत ने मुझे इससे नवाजा। मैं नहीं जानता कि मैंने कहाँ कहाँ गलतियाँ की या मुझे क्या करना चाहिए था जो मैंने नहीं किया। तुम्हारा क्या ख्याल है, माइक्रोबैक्टीरियम असल शबलीसियत का बदल हो सकते थे? नहीं रजब अली, बिल्कुल नहीं।
ये नहीं हो सकता था और नहीं हुआ। मैं तो अपने आप को धोखा दे रहा था। चीफ, एक बात कहूँ, कितनी खूबसूरत बात कही है तुमने। दुनिया को सुधारने का अमल हजारों बड़े लोगों ने किया, लेकिन उसमें वो मुकम्मल तौर पर कामयाब नहीं हुए। ये काम बेहतर है कि अल्लाह के सुपुर्द ही कर दिया जाए। अपना काम इंसानों जैसा ही होना चाहिए। चीफ, इवन कार्लोस के मिशन को किसी और के शानों पर रहने दो। तुम्हारे पास जो कुव्वतें हैं तुम उन्हें अपने तौर पर इस्तेमाल करो। माहौल पर हुक्मरानी कायम करो, अपने गिरोह बनाओ। और चीफ, अगर इसमें किसी की भलाई का पहलू निकलता हो तो तुम वो भलाई ज़रूर करो। असल में तुमने अपना असल मुकाम आज तक हासिल नहीं किया। अब तुम इसके लिए जिद्दोजहद करो। चीफ, ये जिद्दोजहद तो करना ही होगी। रास्ते में कहीं जगराजन राज आ जाए तो देखेंगे कि अब उसके खिलाफ क्या किया जा सकता है। वो हमसे और हम उससे अच्छी तरह वाकिफ हो चुकी हैं। ये तकरीर तू कहाँ से सीख कर आया है भाई? मैंने कहा और रजब अली हंसने लगा। फिर बोला, आज अगर कुछ सच बोल रहा है तो तुम उसे तकरीर कह रहे हो। अब क्या करना चाहिए? यहाँ से निकलकर अपनी दुनिया में चलते हैं चीफ। मैं भी यही सोच रहा हूँ। सोच क्यों रहे हो? चलो आओ चलते हैं। अरे बाकी लोगों का क्या होगा? नहीं चीफ, ये बाकी लोग अपने तौर पर अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। फिर भी मेरा मतलब है कि उठो तो सही चीफ, इरादा तो करो, बाकी सब कुछ पूरा हो जाएगा, रजब अली ने कहा और मेरा हाथ पकड़कर मुझे खड़ा कर दिया। अभी चल रहा है क्या भाई? यहाँ से निकलना आसान? मैंने कहा, लेकिन अचानक ही रजब अली ने मेरे हाथ को पकड़कर जोर का झटका दिया और मैं 2-3 कदम आगे बढ़ गया, खुद को गिरने से संभालने के लिए। एक सतून का सहारा लेना पड़ा। ये एक खूबसूरत सतून एक कमरे के अंदर था और इस पर आराइशी अशिया सजी हुई थी। और ये कमरा एक आला दर्जे के होटल का कमरा था जिसमें डबल बेड लगा हुआ था और दुनिया की हर आसाइश मौजूद थी। रजब अली ने अलमारी की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम्हारी ड्रेस चीफ, अपनी पसंद का ड्रेस निकालो। और वो सामने वॉशरूम का दरवाज़ा है। मैंने दोनों हाथों से सर पकड़ लिया और वहीं अकड़ों बैठ गया। मैं लाख रजब अली से पीछा छुड़ाना चाहता, लेकिन ये जिन बाज़ औक़ात ऐसा कोई मुज़ाहरा कर डालता कि फिर खामोशी ही मुनासिब होती और मैं ये सोचने पर मजबूर होता कि बहरहाल उसकी कुर्बत, उसकी मौजूदगी मेरे लिए बड़ी आसानियों की हामिल है। उठो चीफ, किस उलझन में पड़ गए? जाओ नहा धोकर लिबास तब्दील कर लो। ना जाने कहाँ कहाँ भटकते फिर रहे थे। बहरहाल उसकी हदायत पर अमल किए बगैर चारा भी नहीं था। ना जाने कितने अरसे के बाद एक आला दर्जे के वॉशरूम में गुसल करके तबीयत को एक शदीद फ़रत का एहसास हुआ। बहुत देर तक नहाता रहा। जो लिबास निकाल कर अलमारी से लाया था वो बदन पर पहनकर बाहर निकल आया। रजब अली इत्मीनान से एक आराम कुर्सी पर नीम दराज था। जाओ तुम भी नहा लो रजब अली। अरे नहीं चीफ, जब पैदा हुआ था तो दाइयों ने खूब मलमल कर नहाया था। बदन की सारी गलाजत दूर हो गई थी। उसके बाद से कभी नहाने को दिल ही नहीं चाहा। अब ये बताओ, क्या खाओगे, क्या पियोगे? मैं रूम सर्विस को फ़ोन करके मंगवा लेता हूँ। अंदर से पता चलता है कि ये होटल है। हाँ, 7 स्टार होटल। मेरा ख्याल है जिन्नों की नगरी में दुनिया के बारे में जिस कदर मालूमात तुम्हारी हैं किसी और जिन की नहीं होगी। चीफ, मजमा लग जाता है मेरे इर्द गिर्द। जब मैं भी अपनी नगरी में जाता हूँ सारे जिन मुझसे दुनिया के बारे में सवालात करते हैं और मैं 2-4 अपनी तरफ से लगाता रहता हूँ। मैं हंसने लगा तो वह एक कुर्सी पर बैठ गया। कॉफ़ी मंगवाते हैं कुछ दूसरी चीज़ों के साथ। रजब अली ने बाकायदा फ़ोन सर्विस पर कॉफ़ी वगैरह लाने के लिए कहा और मेरे सामने बैठ गया। रजब अली, तुमने इतना फासला तय कर लिया, क्या ये कमरा पहले से बुक करा रखा था? हाँ चीफ, यही समझ लो। सारे इंतज़ामात करने के बाद मैं तुम्हारे पास पहुंचा। वैसे तुमने खासा परेशान किया है मुझे इन दिनों। फिर वही बकवास। चीफ, वजह बता चुका हूँ, तुम्हारा गुलाम बेदाम हूँ। हालांकि तुमने मुझे आज़ाद कर दिया, लेकिन चीफ कभी कभी मजबूरियाँ आ जाती हैं। अलबत्ता एक बात कहूँ, बड़ा मज़ा आता है इन फासलों से। हाँ, मज़ा आता है। कितनी ही बार मौत मेरे करीब से गुजरी और मुझे तुम्हारी अशद ज़रूरत महसूस हुई। उसके बाद ही मैंने फ़ैसला किया था रजब अली कि अब तुम्हारे जाल में नहीं फंसूंगा। नहीं चीफ, नहीं, ये मेरे बस की बात नहीं, ना तुम्हारे बस की। हमारी तकदीर की लकीरें कुछ इस तरह आकर आपस में मिली हैं। बल्कि मैं तो यही कहता हूँ कि मुझे तुम्हारी गुलामी में सिर्फ इसीलिए दिया गया था कि तकदीर की ये लकीरें खुफिया तौर पर अपना काम कर रही थीं। चलो छोड़ो चीफ, मैं तुम्हारे बारे में कुछ बातें करना चाहता हूँ। कॉफ़ी आने के बाद मैंने आराम कुर्सी पर दराज होकर आंखें बंद कर लीं। रजब अली ने भी उस वक्त तक खामोशी इख्तियार किए रखी जब तक कि 2 वेटर कॉफ़ी के बेहतरीन बर्तन लिए हुए और साथ में ना जाने क्या क्या अलम गलम लिए हुए अंदर ना दाखिल हो गए। रजब अली ने उन्हें टिप दी और वह गर्दनें खम करके बाहर निकल गई। फिर उसने कॉफ़ी बनाकर मेरे सामने रखी और एक प्लेट मेरी तरफ सरकाता हुआ बोला,
खाओ चीफ, ना जाने क्या है, कमाल की चीज़ें बनाते हैं ये लोग। ऐसा लगता है जैसे इनका फूड जोन अलग हो। हमारे यहाँ तो वही आम चीज़ें खाने को मिलती हैं। मैंने खामोशी से वो स्टिक उठा ली जो देखने ही में उम्दा लग रही थी, खाने में भी बेमिसाल थी। रजब अली भी खाने पीने की चीज़ों से शुगल करता रहा। उसे देखकर कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये इंसान नहीं है। खाते खाते उसने कहा, ज़रा सुकून से बैठकर सोचो, तुम्हारी लाफानी कुव्वतें और फिर मेरा और तुम्हारा साथ, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ। चीफ, मुझे एक बात बता दो, आखिर तुम क्यों भटक रहे हो, क्यों? मेरे जहन में एक झुंझुनाहट सी पैदा हुई। मैंने गर्म कॉफ़ी के कई बड़े घोंट लिए और मेरा मुंह जल गया, लेकिन इस जलन में एक लुत्फ था। मैंने कहा, रजब अली, तू जिन है, तेरा क्या मसला? मसला ही नहीं है। मेरी ज़िंदगी देख, ना जाने कैसे कैसे रोग मुझसे लिपट गए हैं। रजब अली मेरे माजी की कहानी तो अच्छी तरह जानता है, लेकिन यकीन कर कि ये एक इम्तिहान है, बल्कि एक इबरतनाक इम्तिहान है कि इतनी सारी कुव्वतें हासिल करने के बाद एक शख्स चूहे की मानिंद ज़िंदगी गुजार रहा है। रजब अली, ना जाने क्या क्या करता रहा हूँ। जयश्री की गुर्बत सिर्फ उसी जहनी इंतशार का नतीजा थी, वरना मेरे जूते को क्या गर्ज पड़ी थी कि उसके चक्कर में फंसता। रजब अली, बड़ी ताकतें हासिल की हैं मैंने, लेकिन शमशेरा को नहीं हासिल कर सका जो मेरी मोहब्बत थी। धत तेरे की, सारी कुव्वतें बेकार हैं। वैसे इस दौरान तुझे बताऊं, इवन कार्लोस मर चुका है। मरते वक्त उसने तमाम तर कुव्वतें मेरे जहन में मुंतकिल कर दी। मेरी शबलीसियत छिन चुकी थी, लेकिन उसने माइक्रोबैक्टीरियम के ज़रिए मेरी दिमागी कुव्वतें भी बहाल की। लेकिन उसके बाद अचानक मेरे जहन का प्लेटफॉर्म साफ़ हो गया। तू यकीन कर, अब मेरे दिमाग में कोई कुव्वत नहीं। ये सब कैसे हुआ मैं नहीं जानता। क्या रखा है मेरे अंदर, क्या चीज़ है, बता। ये सब कुछ हासिल हुआ था मुझे। मैं जो हूँ तुम्हारे साथ। चीफ, मैं तुम्हें एक बात बता सकता हूँ, मालूमात तो मेरी भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन अब इतना कच्चा भी नहीं हूँ। चीफ, तुम्हारी कुव्वतें तुम्हें वापस मिल जाएंगी। बस कोई खेल खेल रहा है, खेलो, तुम भी खेलो। जो भी तुम्हारे साथ ये खेल खेल रहा है आखिरकार मंजर आम पर आएगा। तुम फिक्र क्यों करते हो? बस ज़रा गैर जज्बाती हो जाओ। चीफ, दुनिया जो कुछ कर रही है तुम भी वही करो। बिला वजह अपने आप को परेशानियों का शिकार किए हुए हो। मत पड़ो इन सारे झगड़ों में, अपनी एक कुव्वत अलग बनाओ। मैं तुम्हारे साथ हूँ और एक वादा करता हूँ तुमसे, अब कभी इस तरह गायब नहीं होऊंगा, चाहे मुझे कितने ही बुलावे क्यों ना आए। मैं बता दूंगा कि मेरा मसला ज़रा मुख्तलिफ है। मैं तुमसे वादा कर रहा हूँ चीफ कि तुम्हें आइंदा मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। जगराजन राज को मुझ पर बर्तरी हासिल है, हम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। शमशेरा उसके कब्जे में है। इस बारे में भी तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ चीफ, वो ये कि अगर कोई ताकतवर दुश्मन मद्दे मुकाबिल ना हो तो ज़िंदगी बेमज़ा हो जाती है। वो तो तुम्हारी कुव्वतों को बहाल रखे हुए है, तुम्हारी जिद्दोजहद कायम रखे हुए है। चीफ, अगर हमने उसे ख़त्म कर लिया तो तुम यकीन करो कि उसके बाद तुम्हें दुनिया बहुत बुरी लगने लगेगी। लगता है पिछले दिनों काफ़ी किताबें पढ़ता रहा है, किताबी बातें कर रहा है सारी की सारी। प्यारे, जब अपने आप से दूर हो जाते हैं तो दिल की जो कैफियत होती है, अरे तुम क्या जानो। रजब अली ने कुछ लम्हों के लिए खामोश होकर गर्दन झुका ली। फिर क्या फ़ैसला किया तुमने इस बारे में? नहीं, कुछ नहीं, कुछ ख़ास फैसला नहीं किया। चीफ, एक काम करते हैं, अपने लिए कोई आला दर्जे की रिहाइश का हासिल करो। ज़िंदगी एक ऐसे शख्स की हैसियत से गुजारो जो दुनिया का शनासा हो। कौन जानता है कि आकिल रफ़ीक क्या है किसी ख़ास हल्के में। अगर तुम्हारी शनासाई है तो है, बाकी सोशल हल्कों में तो कोई भी तुम्हें नहीं जानता। चीफ, मेरी मानो, अब एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करो। आने वालों को अपनी कुर्बत में आने दो। तू एक काम कर, मैंने रजब अली को देखते हुए कहा। बोलो चीफ, बोलो। रजब अली, तो किसी भी शक्ल में मेरा मोहताज नहीं है। अच्छे से अच्छे दोस्त की तलाश कर सकता है, अच्छे से अच्छे साथी भी। मेरे तो ख्वामखा तुझे नखरे ही उठाने पड़ते हैं। चलो, इस वक्त की बात दूसरी है जब तुझे मेरी गुलामी में दिया गया। अब तो सूरत हाल मुख्तलिफ है। चीफ, ऐसा करो, दोस्ती के मौजू पर कोई किताब पढ़ लो। छोड़ो यार, ये किताबें जिन लोगों ने लिखी हैं ना, वो खुद अंदर से मोहब्बत और दोस्ती के लिए इतने तरसे हुए होंगे कि अगर कोई उनके अंदर झांक ले तो उसे सिर्फ खंडर और वीरानी नजर आए। ये किताबें जो उन्होंने दोस्ती और मोहब्बत के मौजू पर लिखी हैं ना, उनके दिल के दुख हैं, उनके गम का इजहार है, कुछ नहीं है। रजब अली, इंसान की दुनिया को जानने के बहुत से दावे करता है ना तू, तुझे अभी 2% भी इस दुनिया के बारे में नहीं मालूम। हाँ चीफ, इससे इनकार नहीं कर सकता, मगर मैं अपनी बात कर रहा हूँ, वो तो करने दो ना। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ चीफ, गुलामी में दिया था मुझे तुम्हारी, लेकिन मैंने इसके बाद दोस्ती कायम की, और वो इसलिए कि तुम्हारी शख्सियत मुझे पसंद थी। अगर दोस्ती के मौजू पर किताबें लिखने वाले अंदर से इतने खाली हैं
तो हम में से कौन उनके दिल के अंदर दाखिल होता है? हम तो उनकी तहरीरें ही पढ़ते हैं ना। तो चीफ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, लंबी बात हो गई। क्या कहना चाहते थे तुम? तू फिर ऐसा कर कि मेरे सारे मामले अब तू संभाल ले। मेरा दुख दर्द, मेरी ख्वाहिश, मेरी ज़रूरतें तुझे मालूम है। जैसा तू कहेगा वैसा मैं करूँगा। चीफ देखो, एक बात सुनो। बड़ी गलत बात कह गए हो तुम। रजब अली ने इस तरह कहा कि मैं चौंक पड़ा। गलत बात? हाँ चीफ, तुमने कहा है कि मैं तुम्हें संभाल लूँ। जैसा मैं कहूँगा वैसा तुम कहोगे। खाओ इंसान की कसम, आदमी की कसम, कि जो कुछ कहा है वो कर लोगे। मैं भी जिन्नों की कसम खाता हूँ कि कभी तुमसे ऐसा कोई काम नहीं लूँगा जो तुम्हारी शख्सियत को कुचल दे या उसके खिलाफ हो। लेकिन जितनी मेरी अकल साथ देगी और जो कुछ मैं करना चाहूँगा उसमें तुम मुझसे इनहराफ नहीं करोगे। नहीं करूँगा। वादा करते हो? हाँ, वादा करता हूँ। कसम खाते हो? वो बेकार बातें हैं। इंसान ना इंसान है, आदमी ना आदमी है। हम लोगों पर इतना भरोसा मत करना रजब अली। हम कुछ भी नहीं रहे। हम कायनात के तनज़्ज़ुल का शिकार है। अब हम अपनी तारीख खो रहे हैं। इंसान, इंसानियत, आदमियत अब सिर्फ किताबी बातें हैं। और किताबों के बारे में तुझे अभी अभी बता चुका हूँ। लेकिन मैं तुझसे वादा करता हूँ। ओके चीफ, अब हम दूसरे अंदाज में काम करेंगे। फ़िलहाल तुम आराम करो। मुझे एक आवाज़ लगाओ, मैं हाजिर हो जाऊँगा। इस दौरान तुम्हें तन्हा ही रहना पड़ेगा। रजब अली ने कहा और मैंने उससे वादा कर लिया। रजब अली ने कॉफ़ी का आखिरी घोंट लिया और उठ खड़ा हुआ। मैं चलता हूँ। इतनी जल्दी? किताब ही में पढ़ा था कि कल करे सो आज और आज करे सो अब। भाई, इस होटल के बारे में तो बता दे, कहीं ऐसा न हो कि मेरी गर्दन पकड़ लें। होटल का नाम अल्बानो है और ये कमरा हमारे नाम यानी आकिल रफ़ीक के नाम रिजर्व है। 6 महीने का किराया अदा कर दिया गया है। वेटर इस कमरे के अहकामात की तामील के लिए दिलो जान से तैयार रहते हैं, क्योंकि उन्हें ज़बरदस्त किस्म की टिप मिलती रहती है। गोया जनाब यहाँ खासे खाते खेलते रहे हैं। अभी क्या देखा है चीफ? नीचे उतरोगे तो मज़ा आएगा। शाम को इसके मेहमानों के हॉल में पहुँच जाना। ज़िंदगी ही ज़िंदगी बिखरी होती है। बड़े आला दर्जे के लोग आते हैं यहाँ। 7 स्टार है ना? मैंने कहा। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। ओके, मैंने कहा और रजब अली दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। मैं उसकी बातों पर गौर करने लगा। सारी बातें अच्छी थीं, बस एक एहसास, शदीद दुख का एहसास। इतनी सारी कुव्वतें हासिल करने के बावजूद मैं शमशेरा तक नहीं पहुंच सका। अंदाज़ा तो यही था कि जगराजन राज ने उसे जिंदा रखा होगा। बहरहाल होटल में काहिलों की तरह वक्त गुजारता रहा। फिर कुछ ख्याल आया और मैं अलमारी के पास पहुंच गया, जहां मेरे लिबास रखे हुए थे। एक से एक शानदार सूट इस्त्री किया हुआ, हर किस्म की चीज़ें मौजूद, नफीस टाइयाँ, मौजे, जूते, सब के सब मैचिंग। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। वाकई किसी जिन की दुनिया के बारे में इतनी मालूमात कहाँ होंगी जितनी रजब अली को थी।